नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान से युद्ध, लेकिन अमेरिका में शुरू हो गया है गृह युद्ध। एक तरफ ईरान में विस्फोटक जंग है तो दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गृह युद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप दो मोर्चे पर घिरे हुए हैं। पहला मोर्चा ईरान के खिलाफ है और दूसरा मोर्चा घरेलू फ्रंट पर है। यानी अमेरिका ने जो आग ईरान में लगाई वो अमेरिका के आंगन तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जंग की शुरुआत की थी वो जंग उनकी दहलीज पर है। उस जंग की चपेट में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और आज अपनों के खिलाफ ही ट्रंप घिरे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप अगल बगल की खाई में ऐसे फंसे हैं कि हाथ पांव फूलने लगे हैं। दुनिया को डराने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद डरे हुए हैं और इसलिए ट्रंप की टीम से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। ट्रंप के अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये नेतृत्व नहीं है, ये पागलपन है, ये हैवानियत है, ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पागलपन की हद को पार करके ईरान पर हमला किया। और जिस तरह के हालात डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बने हुए हैं, उसे देखते हुए मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि खुद ही आग लगाकर अब दामन बचाते हो। जरा ध्यान दीजिएगा कि खुद ही आग लगाकर अब दामन बचाते हो। अपनों की बगावत से अब क्यों घबराते हो? जो गुरूर था डोनाल्ड ट्रंप का, जो घमंड था, जो सुपर पावर की ढाल का एक सुरूर था, वो जिद याद दिलाती है भस्मासुर की। खजाना खाली हो रहा है, साख मिट्टी में मिल रही है, अपने साथ छोड़ रहे हैं। रिपब्लिकन से सवाल उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। ट्रंप आज उस मोड़ पर हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर के पतन की शुरुआत है? नंबर 1। नंबर 2, क्या यह सुपर पावर के अंत की शुरुआत है? आज इसी मुद्दे पर देखिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। पूरी दुनिया से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अमेरिका ने आतंकवाद का बहाना बनाकर ईरान में आग लगाई, लेकिन वही आग अब अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, जिसकी चपेट में वो खुद है। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, जो कभी अपने हुंकार से दुनिया को डराते थे, आज खुद अपनों के निशाने पर हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जिस टीम के बदौलत डोनाल्ड ट्रंप ने हुंकार भरी, आज वही टीम धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ रही है और ईरान पर हमले को पागलपन बता रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात जो केंट की। अमेरिका में एनसीटीसी के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत खासम खास थे डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा कि ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। ईरान से अमेरिका को तत्काल कोई खतरा नहीं था। युद्ध इजराइल और अमेरिकी समर्थकों के दबाव में शुरू किया गया, यानी कि अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है उसके दबाव में। ट्रंप को यह सोचना चाहिए कि ईरान में हम क्या कर रहे हैं, ईरान में हम किसके लिए जंग लड़ रहे हैं, अमेरिकी क्यों ईरान में मारे जा रहे हैं, क्या इसमें अमेरिका का हित है? यानी अमेरिका के भीतर का गुस्सा सड़कों पर है, ट्रंप की टीम के अंदर है। ट्रंप के फैसलों ने मुल्क को एक तरफ कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ कर दिया है। हालात यह है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता, सबसे पुराना, वहां आज ट्रंप के खिलाफ ही गृह युद्ध की आड़ है। जनता सड़कों पर पूछ रही है जंग किसकी है? ट्रंप की जिद की जंग है या अमेरिका की जरूरत की लड़ाई है?
ईरान जंग को लेकर अमेरिकियों की राय बटी हुई है। वो राय क्या है वो भी आप देख लीजिए। यानी ट्रंप की जो शुरुआती उत्साह थी वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो चुकी है। ईरान के मजबूत स्टैंड के आगे ट्रंप खुद प्रेशर फील कर रहे हैं। धमकी देने वाले ट्रंप बुरी तरह से बौखला चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। युद्ध शुरू करने पर भी ट्रंप को अफसोस है। वो यहां से एस्केप ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं किसी तरह अगर सीज फायर हो जाए तो बैक चैनल से कोशिश कर रहे हैं। कभी पुतिन को फोन मिलाते हैं, कभी ईरानी रिजीम को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने जबरन खुद को ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखाना है, क्योंकि सवाल सिर्फ लड़ाई को लेकर नहीं है, सवाल खुद की नाक का भी है, जो ईरान की लड़ाई में ऑलमोस्ट कट चुकी है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हार के डर ने उन्हें फ्रस्ट्रेशन की दहलीज पर खड़ा कर दिया है, और इस दहलीज से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनको तो तिनके का सहारा भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ही टीम के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस्तीफे का दौर जारी है। जो कल तक ट्रंप के दाहिने हाथ थे, आज वो किनारा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सुपर पावर होने का भ्रम कांच की तरह बिखर गया टूटकर। चलिए आपको बताते हैं कैसे ट्रंप का धीरे धीरे ये जो जंग का रायता फैलाया हुआ है वो उनको ही बर्बाद कर रहा है। कैसे उनके भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं। भ्रम यह था कि वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस का काम करेंगे। जो भ्रम टूटा है सिर्फ अपने फायदे का काम दिख रहा है। भ्रम था कि यूएस प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली है, दुनिया के किसी भी देश को पल में मिनटों में झुका सकते हैं, लेकिन यूरोपीय देश ही बात नहीं मान रहे और ईरान ने तो झुकने से इनकार ही कर दिया। भ्रम था कि यूएस दुनिया की महाशक्ति है, लेकिन एक कमजोर मुल्क ईरान जो 16वीं नंबर की ताकत है ग्लोबल फायर रैंकिंग में, फायर पावर रैंकिंग में, वो भारी पड़ गया। ईरान पर यूएस ने हमला तो किया, लेकिन अब ईरान यूएस पर भारी दिख रहा है। शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप जब सेकेंड रिजीम में आए तो उसी अंधेपन का शिकार हो गए। अमेरिका का वो खजाना जिसे भरने में दशकों लगे, इस युद्ध में स्वाहा हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाले हालात हैं। अगर ईरान का तेल कब्जा ना हुआ तो भरपाई कैसे होगी यह अमेरिका को भी नहीं पता है। ट्रंप अमेरिका की उस ताकत को खुद ही भस्म कर रहे हैं जिसके दम पर वो दुनिया को आंख दिखाया करते थे। अब आपको बताते हैं किस तरीके से ट्रंप मिडिल ईस्ट में अरबों डॉलर फूंक चुके हैं। एक दिन का खर्च है 1,85,000 करोड़ डॉलर। अब तक का खर्च 277 करोड़ डॉलर एक दिन में हथियारों का खर्च है। 138 करोड़ डॉलर एक दिन में नेवल ऑपरेशंस का खर्च है। 93 लाख करोड़ 2 महीने के युद्ध का खर्च है जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है, और 46,50,000 करोड़ डॉलर पेंटागन ने युद्ध के लिए फंड मांगा है। जंग में अमेरिकी डॉलर बाढ़ की तरह बह रही है। उधर ईरान के जवाब ने ट्रंप के हौसलों को पस्त कर दिया है। नेटो भी साथ आने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन नेटो देशों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कह दिया ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नेटो की लड़ाई नहीं है। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़े ट्रंप घर के अंदर भी गृहयुद्ध जैसे हालात में फंस गए। और इस पर दो लाइनें याद आती हैं कि मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देते हैं। और कहा यह जा रहा है, कई जानकार यह भी मानते हैं कि ट्रंप का बुरा वक्त अभी और ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ईरान से लड़ाई में ट्रंप कूद तो पड़े, लेकिन अब यह लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यह बात बार बार अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी भी कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप को। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप से ना हो पाएगा, आइए इसको भी आपको बताते हैं।
ट्रंप ने दावा किया कि 3 से 4 हफ्ते में जंग निपटा देंगे और ईरान पर हमारा कंट्रोल होगा। 19 दिन की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन ईरान की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप बेशक मारी गई है, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं है। आप सेहत छोड़िए, होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पाया अमेरिका अभी तक। ट्रंप ने दावा किया सहयोगी देशों से मदद मांगी, किसी देश ने साथ आने से हामी नहीं भरी, सबने इनकार कर दिया साथ आने से। किसी देश ने मदद नहीं की, यहां तक कि ब्रिटेन ने भी कहा देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को हम जल्द खोल देंगे। हकीकत यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से माचिस का एक तिनका तक नहीं निकल सकता IRGC ईरान की इजाजत के बगैर। यह है सुपर पावर। डोनाल्ड ट्रंप आज उस मोड़ पर हैं जहां आगे कुआं है और पीछे खाई है। अमेरिका अपनी साख मिटा रहा है। ट्रंप का यह दांव अमेरिका की तबाही का अध्याय लिख रहा है। वक्त बताएगा यह जंग कितनी लंबी चलेगी, लेकिन फिलहाल ट्रंप के लिए तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि बने थे रहबर खुद ही राह भटक गए और अमेरिका के साथ साथ अपनी मिट्टी पलीत करा ली। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? इस बिखरते कुनबे को कैसे रोकेंगे? और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर का पतन है और अमेरिकी साख का भी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ अमेरिका से राजनीतिक विश्लेषक और रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। आप मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। जल्दी से बड़ी खबर लेकर आई स्क्रीन पर। यह ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस्माइल खातिब की मौत से हम दुखी हैं, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अली लारीजानी के मारे जाने के बाद ईरान और ज्यादा खूंखार हो गया है और वो लगातार कह रहा है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का बयान सामने आया है। परमाणु बम को लेकर दुनिया के सामने चेतावनी जारी की है। यूएस के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से पाकिस्तान एक है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। पाकिस्तान को भी लपेटे में ले लिया तुलसी गबार्ड ने और परमाणु खतरा बताया है। तो क्या अमेरिका अब पाकिस्तान पर भी अटैक करेगा? चलते हैं वापस मेहमानों के पास। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? विनोद दत्ता सर, सबसे पहले आपसे सवाल। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। घर के अंदर भी घिरे हुए हैं, अपने साथ छोड़कर जा रहे हैं। मागा सपोर्टर्स भी कह रहे हैं ईरान पर हमला पागलपन है। नेशनल टेररिज्म काउंटर के चीफ जो केंट ने कहा कि यह विवेकपूर्ण फैसला नहीं और ईरान से कहीं कोई खतरा नहीं था। अब क्या? विवेक, आपने ठीक कहा, क्योंकि ट्रंप साहब, मुझे वो शेर याद आता है कि हर खेत में आपने इंसान के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगल रही है, तो हैरानी क्यों? क्योंकि आपने इसका आगाज किया था, इसकी इब्तिदा की थी, और आज अब उनसे ये संभल नहीं रहा है। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने टॉप लीडरशिप जो ईरान की थी वो खत्म की है, उनके रिलीजियस लीडर को मारा है, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया गया है, उसकी जो आने वाले जो मुस्तकबिल के जो लीडरान थे उनको खत्म किया गया है। तो अब ये युद्ध मतलब इस्लामिक रजीम या उसके खिलाफ के जो लोग हैं उनके बीच में नहीं है, अब तो ये ईरान के वजूद की लड़ाई है। और ईरान आप देखिए, अगर तारीख उठा के देखें तो हमेशा लंबे जो एंगेजमेंट्स हैं, लंबे युद्धों में वो लिप्त रहा है और हमेशा जीत उसकी हासिल हुई, जीत उसने हासिल की है। रही बात ट्रंप साहब की, क्योंकि ट्रंप साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बंदा सेकंड लार्जेस्ट नेवी रखता है, कमांडर कैप्टन श्याम साहब भी हैं यहाँ, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं करा सकता या उसको बिल्कुल उसके सुचारू रूप से उस पर ट्रैफिक बहाल नहीं कर सकता, उसको डिसैनिटाइज नहीं कर सकता,
दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, तो आज मुझे बताइए किस सुपर पावर के वो राष्ट्रपति हैं? आप ये देखिए, तुलसी गबार्ड ने आज ठीक कहा है कि साहब सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो वो पाकिस्तान पाकिस्तान है। है। जी, तो मतलब अब अमेरिका को चाहिए कि साहब पाकिस्तान को अभी वही हश्र होना चाहिए जो ईरान का हो रहा है। जब किराना हिल्स में अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तब सबसे ज्यादा तकलीफ ट्रंप साहब को हुई थी, क्योंकि उनका असला वहां रखा हुआ था। तो ये सब चीजें देखें, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ट्रंप साहब की, वो अब बिल्कुल खुलती नजर आ रही है। जिस तरह से लोग रिजाइन कर रहे हैं अमेरिका में, वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप साहब खुद अपना रिजिग्नेशन टेंडर करेंगे और सारा अमेरिका उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप ये देखिए, 50 बिलियन की उन्होंने सेनेट से सैंक्शन ली थी। 2 बिलियन का रोज का खर्चा है इस युद्ध का। और जो मतलब मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो वो 3 बिलियन की इमदाद इसराइल को देता है, यूक्रेन को जो दे रहा है सपोर्ट, तो ये सब चीजें हैं। एवरीथिंग कॉस्ट मनी, एवरीथिंग कॉस्ट यू फॉर्चून। और अमेरिका के पास अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। अमेरिका न तो आप देखिए जिस तरह से उसने खाड़ी के देशों को आश्वासन दिया था कि साहब हम आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आज उनका भरोसा पूरा अमेरिका से उठ गया है। आज यूएई में देखिए अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। फुजेरा पे जिस तरह से अटैक किए जाते हैं, क्योंकि ईरान ने जो टारगेट रजिस्टर किए हैं वो बड़े सोच समझ के किए हैं। जिस तरह से वो कैलिब्रेटेड और रिस्पॉन्सिव अटैक कर रहा है, वो बताता है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। जिस तरह से विश्व समुदाय उसके साथ है, वो बताता है कि कैसे लोग जो सत्य की जीत के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी देश दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता। बिल्कुल, लेकिन लेकिन अमेरिका ब्रिगेडियर ने क्या साहब, किया? दिक्कत तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप करे तो करे क्या। अब वो कहावत है ना, सिर मुंडाते ओले पड़ जाना। तो ट्रंप साहब के साथ वही हुआ। यहां ईरानी मोर्चे पर फंसे हुए हैं, वहां अंदर लोग पांव खींचने में लगे हुए हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया। जो कैंट ने कह दिया ये तो पागलपन है, ये विवेकपूर्ण फैसला हो ही नहीं सकता। ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट था ही नहीं जिस तरह से हमला किया गया। सबसे बड़ी बात जो एलिगेशन लग रहा है, मोसाद के प्रेशर में, इजराइल के प्रेशर में और इजरायली लॉबी के प्रेशर में अटैक किया गया। और वहां के जो जनरल्स है बड़े बड़े, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी सेना के जवान, अमेरिकी जो जनता है, वो क्यों इस जंग में जा रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं अपना। मैं कैप्टन श्याम कुमार से इसका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद विवेक। जय हिंद। वेलकम सर। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, दो बातें हैं, लड़ाई क्यों हुई और लड़ाई में क्या हो रहा है। तो आपका प्रश्न आज थीम से चल रहा है कि लड़ाई क्यों हुई और देश की जनता उनके साथ है या नहीं है। ये बड़ा प्रश्न है और इसको आकलन करने के लिए हमें, अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, अगर हमें डिफेंस की बातें करें, तो फिलहाल हम ये कह के चले कि लड़ाई हो रही है। और लड़ाई जब हो रही है तो कहां जा रही है। तो अगर हम मान के चले कि इतनी सोची समझ नीति के साथ 12 दिनों की लड़ाई के बाद दोबारा 9 महीने की गैप के बाद अगर अमेरिका इजराइल के साथ वहां आया, और जनवरी और दिसंबर से इसकी विजिबल तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई थी, क्योंकि इतनी दूर आके लड़ने के लिए काफी कुछ लीड टाइम होता है, काफी फोर्सेस एंड मूवमेंट्स बहुत विजिबल थी। पूरी नेवी को पूरी तरह से तैयार हटाया गया मनामा बेस से, बहरीन से प्रिपेयर किया उसने अपने आप को गल्फ में, क्योंकि गल्फ का इलाका एक किल बॉक्स है एक तरह से। और बहुत सारे फौज, 40,000 फौज को वहीं रखा मिडिल ईस्ट में। कतार पे अटैक कर चुका था पिछली बार ईरान, उन्हें पता था कि फिर से अटैक होगा, उन्होंने मूव नहीं कराया। और जो बहुत सारे प्रोसेशंस तो नहीं देख रहे अब अमेरिका में, लेकिन प्रेसिडेंट समझ बूझ कर आए हैं। विरोधाभास तो है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो लड़ाई हो रही है उसमें कई बार हम सुन रहे हैं कि नाटो कंट्रीज नहीं आई, तो हमें ध्यान रखना चाहिए पहली बार गल्फ पे लड़ाई नहीं हुई है। इराक ईरान वॉर हुआ, और हम नहीं भूले 14 अप्रैल 1988 को जब यूएसएस रॉबर्ट माइन से टकराया था कुवैत के मर्चेंट शिप को एस्कॉर्ट करता हुआ, और 18 अप्रैल को उसके बाद उन्होंने बुरी तरह ईरानियन नेवी को पीटा था, और तब जाके इराक ईरान वॉर एक कारण था बंद होने का। उन्हें पूरा अनुभव है अमेरिका को इसका, कैसे करना है इसको, वो सब तैयारी करके बैठे हैं। नाटो में आप कहते हो कोई नहीं आ रहा, ऑपरेशन एबसाइट चला था, यूरोपियन यूनियन ने 2024 में चलाया यूटी के अगस्त में। प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी चला यूएसएस के फ्लैग के अंदर 2024 में। ये दोनों चले, और इस बार भी यूएस एचएमएस ड्रैगन ब्रिटेन का, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस का, नीदरलैंड के स्कॉट शिप्स, ऑस्ट्रेलिया का अवाक्स एयरक्राफ्ट,
और ग्रीस, साइप्रस, ये सारे कंट्रीज वहां अपना अपना शिप भेज के डिफेंसिव पोस्चरिंग में खड़े हैं। मैरीटाइम डिप्लोमेसी में क्या होता है, वॉरशिप्स आ जाती हैं, उनके पास सब कुछ है, वो बोलते हैं कि मैं डिफेंसिव पोस्चरिंग में हूं, पर आपको पता है वो ऑफेंसिव पोस्चरिंग में कब कैसे बदल लेंगे रुख अपना, ये मालूम नहीं। यूनिसेफ ट्रिपोली आ रहा है मरीन्स को लेके, एम्फीबियस वॉरफेयर की नई तरह की संभावनाएं रेड के साथ, चाहे खर्ग आइलैंड हो या हॉर्मुज का इलाका हो, जो भी सॉफ्ट पैचेज हैं, या कशाम आइलैंड हो, लद्दाख आइलैंड हो, जहां से शिप्स अभी धीरे धीरे गुजर रही हैं, इन सब पर चांसेस हैं इतनी जबरदस्त तैनाती का फायदा क्या जब 3 मील का हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे? इतने बड़े सुपर पावर होने का मतलब क्या? 3 मील का जी देखिए, वो 3 मील का हॉर्मुज अगर खुलवा देते तो मैं मानता है बहुत बड़े सुपर पावर हैं, और वो भी इजराइल साथ में खड़ा है जिसने एक भी लड़ाई आज तक हारी नहीं है। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज से माचिस का एक तिनका नहीं जाने दे रहे आईआरजीसी वाले। बिल्कुल, ये बड़ी लड़ाई है। देखिए, हॉर्मुज से निकलेंगे, फिलहाल वो चुपचाप देख रहे हैं, अभी तक सारे शिप्स वॉरशिप्स ओमान की खाड़ी में खड़े हैं और अभी तक वो जमावड़ा हुआ ही नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, मैंने तो सुना लिंकन जो पहले 700 किलोमीटर की दूरी पर था, उसको भी 1000 किलोमीटर की दूरी पर वापस खींच लिया गया है सेफ्टी मेजर्स के तहत। ये मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं और मरीन कमांडो, वो तो मुझे पता है सर, वो आपके बारे में मुझे हर एक जानकारी है। तो ये आपको मैं कहना चाहूंगा, इसको कहते हैं रीमैन्यूवरिंग, और वो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करेंगे विद एयर रिफ्यूलर्स, वो उसकी अपनी तरीके। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही है मोबिलिटी, यही तो है उसका कारनामा। अगर उनको लगता है थ्रेट तो वो मूव करेंगे, जब एयर सुपरियोरिटी बनेगी तो वापस आएंगे। फोर्ड भी तो खड़ा है रेड सी में वनरेबल, चार्ल्स डिगॉल भी तो खड़ा है ईस्ट मेडिटेरियन में वनरेबल खड़ा है। कैरियर इसलिए बनाए ही गए, चौथा कैरियर चाइना ऐसे नहीं लेके आ रहा, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई टैक्टिक्स है, कोई ना कोई तरीका है उसके लड़ने का। तो यस, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा हम आराम से इसको देखेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कौन सही है गलत ये नहीं। हमारे पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन ट्रंप साहब के पास नहीं है। वो तो 4 हफ्ते का टारगेट ही लेकर चले थे, तीसरा खत्म होने वाला है। मलिक साहब मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब, अंदर के फ्रंट पर और ईरान के फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है इनके लिए बहुत जबरदस्त। विवेक जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर नमस्कार। देखिए, दोनों, अगर आपने क्वेश्चन सीधा किया कि एक तो ट्रंप साहब का होम फ्रंट और एक वार फ्रंट, प्रॉब्लम दोनों जगह है। इतनी सिंपल सिचुएशन ना पहले दिन थी, और मुझे लगता है कि अगर वहां के रणनीतिकार, वहां के मिलिट्री टैक्टिशियन, दे विल बी वाइज एनफ, उन्होंने ये पक्का किया होगा कि इतनी आसान नहीं होने वाली चीजें। आप हॉर्मुज से शुरू करता हूं मैं। देखिए, हॉर्मुज पहले दिन से क्लियर था कि अगर जब भी एक एस्केलेशन आएगा, यानी ईरान और जब भी ये यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, हॉर्मुज एक ईरान का बहुत बड़ा हथियार है और वो उसको इस्तेमाल करेगा। कब करेगा ये डिपेंड करता था कि कैसे ऑपरेशन आ सके प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जैसे आ सके बढ़ता, बहुत सारे डायनामिक्स उसमें शामिल होते चले जाते हैं वर्ल्ड ओवर। जियोपॉलिटिक्स को आप देखिए, पहले दिन से उसने अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध मिसाइल की फायरिंग की, ग्राउंड बनाया कि नहीं, यहां पर अमेरिकन बेस है, वहां से अमेरिका को सहायता मिल रही है, अमेरिका ईरान पर वहां से प्रेशर बना रहा है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ईरान ने, देखा जाए, जो उसके बचे कुछ दोस्त थे जो मध्यस्थता करने के काबिल थे और पास्ट में जिन्होंने की भी है, जैसे ओमान है, उन्होंने भी उन पर अटैक करके, देखा जाए, उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। लेकिन ये तो हुआ ईरान का पक्ष। चलो छोटा इसको मैं कट शॉर्ट करता हूं, आते हैं ट्रंप साहब। सर, ट्रंप साहब निश्चित रूप से अपने होम फ्रंट पर, घर पर एक बड़ा प्रेशर झेल रहे हैं। मेरे ख्याल से कल की एक प्रेस वार्ता है जो वो कह रहे हैं कि मैक्रो साथ नहीं आए, तो जी मैक्रो ने मना कर दिया। तो उनको जब ये पूछा गया तो देखिए उनका कैसे अपने सहयोग के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है, वो कहते हैं वो तो जाने वाले हैं, उनको जाने दीजिए, तब देखेंगे। मतलब ये नेटो को चाहते भी हैं, और नेटो के जो वहां के हेड हैं, भले भी छोटे स्टेट्स हों, बट दे आर डेवलप्ड कंट्री, उन सब के प्रति उनका रवैया यही रहता है। यही बात उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, यही बात उनके लिए कि विंस्टन चर्चिल तो नहीं है। कहने का मतलब है कि वो अपने सामने किसी को समझ नहीं रहे हैं और अपने लिए आइसोलेशन के बीच वो भी पैदा कर रहे हैं। ईरान ने एक तरफ किया अपनी हरकतों से, अपनी मिलिट्री जो एक्टिविटीज है अटैक करके, लेकिन जो ट्रंप साहब है वो अपने होम फ्रंट पर ये गार्नर कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर के जो इलेक्शन है शायद उसमें उनका पलड़ा भारी हो जाए
और ये जो ऑपरेशन की सफलता को दिखाते हुए शायद वो इस बात पर अपने लोगों को कन्विंस करने में सफल हो सके कि मैं रियली आपका खैरमख्वाह हूं और मैं ही अलंबारदार हूं जो आपको सुरक्षा दे सकता है। अभी दूसरी एक चीज उसमें और जुड़ती है। देखिए, बात आती है, जब तक हम किसी बात की जड़ पर नहीं जाते ना, उस मुद्दे का असल मकसद हमें समझ में कम आता है। मिलिट्री ऑपरेशंस आर द टूल्स, आर द मीडियम टू गेन द लार्जर एम, लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मैं आपके विवेक जी आपके प्रोग्राम पे अनेकों बार कहता रहा हूं और हो सकता है आज मैं उस चीज को दोहराऊं, मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, मैं जो ट्रंप साहब ने किया है ना, ट्रंप साहब ने इजराइल की एग्जिस्टेंस के सवाल के साथ अपने आप को जोड़कर चीन पर निशाना साधा है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि चीन कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा। मैं फिर वही कहता हूं कि एक साल का पिछला घटनाक्रम देखिए, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गई, सिर्फ भारत और चीन के दोनों के कारण, अलग अलग ग्राउंड, अलग अलग। चीन ने जब जब उनको रिवर्स गियर डाला है, वो ह्यूमिलेट फील किया है ट्रंप साहब ने। अब वो डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने पहले कांड किया वेनेजुएला का। ये क्या तरीका है कि आप किसी देश के प्रधान राष्ट्रपति उनकी पत्नी जी को उठा के और ऐसा बेशर्मी का कांड करे पूरी दुनिया के अंदर। फिर उन्होंने कहा क्यूबा, कि क्यूबा आप अपने आप आते हो या फिर मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे पहले कहा उन्होंने कि 51th स्टेट कनाडा, इससे पहले ग्रीनलैंड। तो उन्होंने देखा जाए संबंध हर जगह से अपने दादागिरी के दम पर चलाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं होता है और ये चलता भी है तो थोड़े वक्त के लिए। जो कंट्री आप पर डिपेंडेंट है या क्लोजली आप पर इकोनॉमिकली एसोसिएटेड है आपके साथ, शायद आपकी एक हद तक बात मान लेंगे। लेकिन जो आप चाल चल रहे हैं यानी अमेरिका, वो देखिए उसका बहुत बड़ा निशाना चीन है। बंद कराया वेनेजुएला, अब बंद कराने की कोशिश में ये थे कि इजराइल अपनी लड़ाई लड़ गया एग्जिस्टेंस की, पूरी दुनिया उसको जस्टिफाई करेगी, करती भी है। और उसके साथ साथ मैं उसके सारे के सारे ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन पर कब्जा करके अपने हिसाब से डॉलर को मजबूत करके उसका सिंहासन और मजबूत करूंगा। ये सब चीजों को सोचते हुए बड़ा गेम ये है कि उसने अपने अमेरिका को, कोई डायरेक्ट गेम नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका की विजय ये नहीं होती कि वहां पर वो जाके बैठ जाए। अमेरिका की विजय इसमें होती है कि वो उस देश को तहस नहस कर दे, ताकि वो देश आपस में या तो लड़ते रहे या सेक्टेरियन फाइट करते रहे, या वहां पर उनको युगो यानी 25, 30, 50 साल लग जाए अपने देश को रिबिल्ड करने में। जब वो देश रिबिल्ड करते हैं, अमेरिका कहीं और स्विच और कर लेता है। अमेरिका के लिए एक वार जो मशीनरी जो है ना, एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके हथियार बिकते हैं। जब हथियारों की कमी होती है, अमेरिका जाकर दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करता है, बहाने ढूंढता है बिना ग्राउंड के, और उनको बहाना बनाकर कुछ देश उसके साथ हैं। निश्चित रूप से अमेरिका नहीं, लेकिन ये लेकिन अब ये 1980s का वक्त नहीं है ना, 1990s का भी वक्त नहीं है। आपने ग्रीनलैंड पर आंखें तरेरी और नेटो को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, अमेरिका निकल जाएगा तो नेटो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ग्रीनलैंड पे कहा कि मुंह बंद रखो, 2 मिनट में ग्रीनलैंड खरीद लूंगा। और आज कह रहे हैं भाई नेटो को साथ आना चाहिए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को उस समय लगा था कि मैं ही सबसे बड़ी शक्ति हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि भस्मासुर को वरदान मिलने के बाद भस्मासुर को लगा था कि अब मेरे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई भस्मासुर को अपने सिर पर हाथ रख के नाच कर दिखाओ। तो भस्मासुर ऐसा नाचा कि खुद ही भस्म हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर टेरराइज किया, फिर आपने आज पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डाला। यह आपकी गलती है। एक आम कारोबारी जो सड़क पर ठेला और रेडी पटरी लगाता है, उसका क्या लेना देना डोनाल्ड ट्रंप से। वो आज अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो गैस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ये हालात सिर्फ यहां के नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक नहीं हुए। आप सोचिए दुनिया के बाकी देशों की स्थिति क्या होगी। क्या लेना देना उसे डोनाल्ड ट्रंप का और ईरान की लड़ाई से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को एक बहुत भयंकर क्राइसिस में डाल दिया। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमारी चीन मदद नहीं कर रहा, रूस जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, रूस इस मौके का फायदा उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों मोर्चों पर घिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में यह चाह रहे हैं कि मैं यहां से भी जीत जाऊं, वहां से भी जीत जाऊं और मेरी साख भी बच जाए। लेकिन अमेरिकी कह रहे हैं कि हमें इजराइल की लड़ाई से क्या लेना देना, इजरायली सैनिकों की मौत क्यों हो रही है, इसका जवाब कौन देगा। और इसलिए खबर, एक तो CIA की रिपोर्ट भी लीक हुई है, उसमें भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को समझाया गया था कि ईरान से लड़ाई आप नहीं जीत पाएंगे। दूसरी एक और बात सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस हारते हैं तो।
मैं ब्रिगेडियर साहब से इसका जवाब चाहूंगा। हम देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं, ट्रंप के ऊपर तो महाभियोग चलना ही चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड हैज फेल्ड। दूसरा, ईरान में वो चेंज ऑफ रिजीम चाहते थे। मैं तो कहता हूं कि साहब, चेंज ऑफ रिजीम अमेरिका में होनी चाहिए, जिससे विश्व में शांति रहे। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए, पूरे विश्व को अगर आप अशांति की तरफ झोंक रहे हैं, करीब 80 देशों में अमेरिका की प्रेजेंस है, और उसमें से 65 देश ऐसे हैं जो या तो वॉर में हैं या वॉर लाइक कंडीशंस में हैं, और उसके लिए अमेरिका और केवल अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर आप बाकी जितने भी पीस मिशंस देखें या जितने भी इस तरह की जो ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं, उसमें ट्रम्प के रिश्तेदारों का नाम है। वो जाके नेगोशिएट कर रहे हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना ना डिप्लोमेसी से है, ना सियासत से है, और ना ही किसी और चीज से है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से ट्रम्प साहब फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, और अमेरिका की जिस तरह 38 ट्रिलियन का उसके पास अभी लोन है, और जिस तरह से उसकी जो माली हालत है वो खस्ता बिल्कुल कंडीशन में है, क्योंकि उसे अगर ये ऑपरेशन सस्टेन करने हैं तो अमेरिका को यकीनन मतलब ऐसे स्रोत चाहिए जो उसकी भरपाई कर सके। देखिए, नेटो में 22 कंट्रीज को वो सपोर्ट करता है, WHO से विड्रॉ कर गया, UNDP से वो विड्रॉ कर गया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि साहब वो किस तरह से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसने मतलब ऐसी सिचुएशन में वो कर दिया है, मतलब पंगा ले लिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इजराइल की ज्यूज लॉबी, अगर आप देखें 75 लाख ज्यूज है अमेरिका में, सबसे धनाढ्य लोग, सबसे मतलब ऊंचे स्तर के सियासतदान, और सबसे जो जहनी लोग हैं वो ज्यूज हैं। तो अमेरिका के ऊपर वो भी प्रेशर है, क्योंकि अगर उन्होंने विड्रॉ सपोर्ट किया तो ट्रम्प साहब वैसे ही हिल जाएंगे। और आप मुझे बताइए, देखिए, इफ यू हैव समबडी, देखिए ट्रम्प साहब पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं हु इज ए मग्ड प्रेसिडेंट, जिनका मग्ड फोटो लगा हुआ है, जिन्हें जो बेल पे हैं। तो अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो आप मुझे बताइए, लोग कैसे, मतलब एक जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड की एक सुपर पावर है, उसको कैसे एहतराम की दृष्टि से देखेंगे। आपने जो काम किया, आप बताइए, तालिबान को आपने बनाया, और कई ऐसे दहशतगर्दी तंजीमें हैं जहां आप लिप्त हैं। तो लोगों को तो आपके ऊपर मतलब पाउंडिंग करनी चाहिए। और आप ये देखिए, जिस तरह से ये लारिजानी साहब पे अटैक हुआ है, ये ईरान के लिए एक ऐसा ट्रिगर होगा कि अमेरिका इसको झेल नहीं पाएगा। आप देखिए, क्योंकि देखिए, अमेरिका ने तो अब वो कह दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्योंकि अब अमेरिका अली लारिजानी, ये बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने दो बड़ी गलती की। एक तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मार के उन्होंने सोचा कि हम इसमें सद्दाम हुसैन पार्ट 2 करेंगे, जिस तरह से 2003 में उन्होंने इराक में किया था, और उनको लगा था कि टॉप रिजीम फॉल करेगी तो तेहरान हम जीत जाएंगे, तेहरान के रिजीम पर हमारा कंट्रोल होगा, और उसके बाद तेहरान हमारे हिसाब से चलेगा, नई सरकार बनेगी, उसको हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन तेहरान में ये मुमकिन नहीं है बिकॉज ऑफ द मोज़ैक डॉक्ट्रिन। दूसरी बात, आपने अली लारिजानी को मार दिया। अली लारिजानी जो है वो भी आयतुल्ला अली खामेनेई के जैसे ही लोकप्रिय लीडर थे, और आज तेहरान की सड़कों पर सैलाब दिखा है, और जो भी एंटी खामेनेई रिजीम के थे वो भी अब धीरे धीरे अपने देश के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो आपने एक तो जो अंदर एक आंदोलन चल रहा था वहां के रिजीम के लिए, जो रिजीम चेंज चाहते थे वहां के लोग, उसको भी आपने बाय हुक और बाय क्रुक कुचल दिया। वो भी जो पनप रहा था, थोड़ा बहुत असंतोष था, लोग ही खुद टैकल कर लेते, लेकिन उसको भी आपने एक तरह से मिट्टी में मिला दिया, खत्म कर दिया। अब अली लारिजानी को मारकर, जिसमें ईरान ने कह दिया है कि अब तो सीजफायर की कोई बात ही नहीं बनती, अब ये जंग कभी नहीं रुकेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें 10 साल लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। अमेरिका तो चला जाएगा वापस। मैं कहता हूं इजराइल का क्या होगा और खाड़ी देशों का क्या होगा? खाड़ी देश तो अपने नए रहनुमा ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं हमें अमेरिकियों पर भरोसा नहीं, अभी तक वो भरोसा करके बैठे थे, लेकिन अमेरिका ने लड़ाई शुरू करने से पहले एक भी खाड़ी देश की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं की। आज उनके पास खाने पीने तक का संकट है, उनका तेल बिक नहीं रहा है, सब होरमुज में फंसा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त आशीष जी जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन, उनके पास चलेंगे, लेकिन मैं पहले कैप्टन श्याम सर से एक रिएक्शन चाहेंगे, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं।
देखिए विवेक जी, जो लड़ाई हो रही है, जैसे उन्होंने कहा होम फ्रंट, तो होम फ्रंट को मान के चले कि वो लड़ने आ गए, क्योंकि उस पर डिस्कशंस हो रहा है कि सही है या नहीं, या उनको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, और कितनी इकोनॉमी उनकी जा रही है। अब बात आती है फ्रंट पे, तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते की मैं तो बात करूं, तो जो बेसिस है ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, और जो सैनिक वहां पर हैं, उनको आप समझिए कि अब जहां भी वो है, उसके आगे जो नर्दर्न कोस्ट है, सदर्न कोस्ट जो ईरान का है, जी। वहां के कुछ एरियाज पे भी अब बेस बनेगा। ये मेरा आकलन कहता है वॉर का। मैं सिर्फ लड़ाई की बात कर रहा हूं, बाकी बातें मैं अभी नहीं इस पे ला रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट विजिबिलिटी दिख रही है, जो तरीका दिख रहा है, और जिस तरह से फोर्सेस का जवाबड़ा धीरे धीरे इनडायरेक्टली, विजिबली और इनविजिबली बन रहा है, उनको जो आकलन कर रहे हैं, जो ट्रैक कर रहे हैं चीजों को, उसके हिसाब से ये एक जगह बनाएंगे जहां पर मोजैक डिफेंस को तोड़ के लिमिटेड पॉकेट्स में वो अधिकार जमाएंगे, इकोनॉमिक एक तरह से नकेल कसेंगे ईरान पे, और वहां रहेंगे ये लोग जैसे मिडिल ईस्ट में बाकी जगह रह रहे हैं। बड़ा अजीब लगेगा ये सब सुन के, लेकिन ये ही आकलन चल रहा है कई दिनों से लगातार मेरी तरफ से, और इसी की विजिबिलिटी धीरे धीरे बन रही है, और इसीलिए जमावड़ा धीरे धीरे बन रहा है। आपको कसम, हॉर्मुज का आइलैंड जहां से अभी शिप्स गुजर रहे हैं, जहां पर आईआरजीसी को तोड़ना पड़ेगा उन्हें, हॉर्मुज तभी खाली होगा। माइंस को हटाना मुश्किल लगता है, आइलैंड पे कैप्चरिंग के बिना उस एरिया को कैप्चर करना मुश्किल है, और उसके लिए नए तरह की एम्फीबियस रेड्स और नए तरह की लड़ाई होगी, जो एक स्टाइल ऑफ एम्फीबियस वॉरफेयर का हिस्सा होता है, लेकिन स्टैंड ऑफ होगा, कुछ नया होगा। घर पर करके अटैक उन्होंने एक तरह से ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैं आशीष जी के पास आ रहा हूं। आशीष जी, सवाल दो हैं। ईरान के फ्रंट पर तो घिरे हुए हैं, लेकिन कैप्टन शाम कह रहे हैं कि अभी अमेरिका के लिए बहुत देर नहीं हुई है, और ये कहना जल्दबाजी होगा कि अमेरिका बैकफुट पर है। दूसरा, होम फ्रंट पर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ठीक नहीं है, घर के हालात भी उनके बिगड़े हुए हैं, उनके अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। विवेक, मैं बहुत अनपॉपुलर हो जाऊंगा, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट, सीनियर्स हैं, बहुत मेजर, हम कौटिल्य के देश के हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आज से 50 साल बाद विवेक, आप आज के दिन को याद करेंगे। डेमोग्राफी चेंज करने का ईरान का जो विजन, ईरान, चाइना, इंडिया, पुराना इंडिया, बहुत डेप्थ होती थी किसी भी काम में जो हम टेकअप करते थे। 100 साल 50 साल आगे का सोच के स्टेप्स लिए जाते थे। हम किसी एक इंडिविजुअल की बहुत एक्सेंट्रिक अप्रोच, और उसके बाद एक मायोपिक विजन कि डॉलर्स में क्या होगा, और पेट्रोल के दाम और लोगों की भूख, 50 साल 100 साल बाद की डेमोग्राफी इस यूनिवर्स की, इस प्लैनेट की चेंज हो जाती अगर ये युद्ध नहीं होता। ये बहुत स्ट्रेंज लगेगा आपको, लेकिन कोई भी पागल इंसान भी, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। यूरोप में, अमेरिका में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो चुका था, क्योंकि वहां तो एक ही है कम्युनिटी, उसको चैलेंज किया है। और ये उस किस्म की पागलपन नहीं है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। चाइनीज फिलोसफर्स, चाइनीज थिंकर्स, चाइनीज जो एक थिंक टैंक होता है ना, वैसा अमेरिका में है नहीं। पिछले 25-30 सालों से, जब से मैं अमेरिका को फॉलो कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू पुट अप अ पेपर ऑन द वर्ल्ड आफ्टर ट्रंप, द वर्ल्ड आफ्टर ट्रंप। उस पर कभी चर्चा होगी विवेक। ये बहुत मेजर एक ग्लोबल डेवलपमेंट है। डेमोग्राफी को रीअलाइन करने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू ईरान और ईरान की लीडरशिप चल रही थी, और जिस तरह से उनका ग्लोबल एक रीच हो रहा था, और चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी, जिसको ट्रंप ने कई बार पिछले 1.5-1.25 सालों में हिंट किया है, ब्लंटली बोला है, चैलेंज किया है कि अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो वर्ल्ड डेमोग्राफी बदल गई होगी। तो आज की तारीख में, आज के इस डिस्कशन में, मैं हॉर्मुज और वहां से पास होने वाले तेल के बियॉन्ड जाके एक ये चीजें आपके दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि इसको एक वाइडर विजन, एक बड़े कैनवास पे स्टडी करें। ठीक है, आपके पर्सनल अलाइनमेंट्स होंगे, किसी को हेट, किसी को लव, कोई रिलीजियस लीडर, कोई गरीबी का मारा, लेकिन अगले 50 से 100 सालों में इस दुनिया का जो होता वो बहुत ही कष्टकारी होता। एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि हम वही चाहते थे कि वो हो जाए। उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई है। इसके छोटे मोटे कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ वॉर, और वो लोग नहीं समझते हैं जिन्होंने कभी वॉर देखी नहीं है। यहाँ सारे लोगों ने वॉर देखी है फिजिकली, अब ना सिर्फ स्टडी किया है, फिजिकली वॉर देखी है। लेकिन वॉर के पीछे का एजेंडा इस बार एक बहुत ही डीप एजेंडा है,
अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे आदमी से आ रहा है जिसके अपने ही मतलब देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड इश्यूज विद द गाय, कोई डाउट नहीं है, लेकिन तब लीडरशिप में कभी कभी इस तरह के, अगर हम ये वर्ड यूज कर पाए, पागलपन भी चाहिए होता है अगर आप किसी बड़े मिशन पे चल रहे हैं। विवेक सर, मैं आपकी बातों से कुछ कुछ सहमत हूं, कुछ कुछ असहमत हूं। असहमति किस बात पे, वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी असहमति इस बात पे है कि अगर आपकी थ्योरी अप्लाई की जाए तो आपकी थ्योरी पहले पाकिस्तान पे अप्लाई होनी चाहिए। एक इस्लामिक कंट्री आपका लाडला है तो आपने उसके हाथ में परमाणु हथियार थमा दिया, आपके खुद के परमाणु हथियार आपने वहां रखे हुए हैं। ये थ्योरी बार बार आई ऑपरेशन सिंदूर में। और एक आपकी बात नहीं मान रहा, अपना तेल आपको हैंडओवर नहीं करा, तो आपने उसको ये कह दिया कि उसने न्यूक्लियर एनरिच कर दिया तो हम उस पर हमला कर देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा सर। विवेक, इट इज अबाउट लीडरशिप। पाकिस्तान के पास वो लीडरशिप नहीं है कि वो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स बन पाए उस मुद्दे पे जिस पे हम आपको बात कर रहे हैं। एक सर, radical आसिम thinking का जो मुनीर leadership- ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहा कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है कि आधी दुनिया को हम एक सेकंड में वाइप आउट कर सकते हैं। मुनीर और खमैनी को बराबर ना खड़ा करे विवेक। खुमैनी मैं थ्रेट की बात कर रहा हूं सर। पूरी मैं थ्रेट की बात कर रहा हूं, ग्लोबल थ्रेट की बात कर रहा हूं सर। जो मुनीर से जो थ्रेट है वो इंडिया को है, अफगानिस्तान को है। मुनीर हैज नो विजन, ही हैज नो डेप्थ, जबकि खमैनी साहब के पास एक थॉट था, एक डेप्थ था। पूरी दुनिया में उस आदमी को माना जाता था और उसी वजह से ये यमन, लीबिया, आपके जितने भी 3H, ये एक मिशन पे काम कर रहे हैं। They were working on a radical mission to change the demography of the world in the next 50 to 70 years. और ये इस इंसान ने जो आपका जो सारों लोगों की आंख की किरकिरी बना हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि उसके बहुत सी कमियां हैं, चैलेंजेस हैं, बट ही कुड नॉट हैव हैंडल्ड पाकिस्तान फॉर दिस पर्पस। इट वाज ईरान। उसने एक ग्लोबल पावर सेंटर को चैलेंज करके डिमोलिश किया है। नहीं तो सर, फिर आपकी थ्योरी के हिसाब से फिर फिलिस्तीन को वाइप आउट करने का क्या मतलब था? नहीं, फिलिस्तीन को जीने का हक नहीं था? एक्चुअली विवेक, ये थोड़ा सा लंबा होगा, बट यू विल हैव टू स्टडी द वर्ल्ड आफ्टर ट्रम्प। ये आज जो हो रहा है, जो वो पिछले टर्म में नहीं कर पाए थे, हाँ, ईरान को डीवेपनाइज करने। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, द वर्ल्ड आफ्टर ट्रम्प। मुझे लगता है कि पूर्णिमा नाथ आज थोड़ी लेट हो गई हैं, अब शायद मैं उनके पास अब कनेक्ट हो गई, स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैं सीधे उनके पास जाता हूं, शायद वो सवालों का जवाब दे पाए। वर्ल्ड आफ्टर ट्रम्प, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, होम फ्रंट पर ट्रम्प की क्या स्थिति है? अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है? चूंकि आप अमेरिका से लाइव हैं तो मैं जानना चाहूंगा। विवेक जी, फॉर्चुनेटली जो मागा फैक्शन है, जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट है, उनके लिए 56 इंच वाली बात हो गई है। ट्रम्प जो कहता है वही है। ट्रम्प उनको लिटरली अभी जीसस को साइड में रख के ट्रम्प का पिक्चर लगाया जाएगा एज ए गॉड। सो वो वहाँ तक बात पहुँच चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो 80% लोग जो है, 80% में डेमोक्रेट्स भी है और रिपब्लिकन का आधा फैक्शन भी है, जैसे हमारे जैसे है। तो हम जो न्यूट्रल और सेंट्रिस्ट के हिसाब से, मॉडरेट के हिसाब से हम लोग पॉलिसी को देखते हैं, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प इजंट द राइट वन। what we elected, he is not the same man. Unfortunately, he has become the deep state himself. जो जिसको उन्होंने फाइट करने की वादा किया था, this is exactly what he is doing. उनको अभी अपना लेगेसी बनाना है, पैसा बनाना है। पिछले एक साल में उन्होंने $3.4 बिलियन बनाई है। उनके फैमिली मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं, वेदर इट्स एरिक ट्रम्प हो, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर हो, इवांका ट्रम्प हो, जेरेड कुशनर हो, मेलानिया ट्रम्प। कल ही जो केंट का इस्तीफा हो गया। नेशनल टेररिज्म काउंटर के चीफ थे, उन्होंने छोड़ दिया। क्या ये सही नहीं लग रहा मुझे? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं, और जो उनकी टीम से, जो मागा सपोर्टर्स है। लेकिन आपने सबसे अच्छा ध्यान देना है तुलसी गबार्ड का पोस्ट में। दैट वाज ए डिस्गस्टिंग पोस्ट अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया वो सही था या गलत था, इमिनेंट थ्रेट था या नहीं था। शी स्टिल डिडंट रिजाइन, जो कि एंटी वॉर के स्टैंस में थी, जिसलिए उसने डेमोक्रेट पार्टी छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया था। आज वो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहे। मदुरो को उठाया, कुछ नहीं बोली। ईरान में अटैक किया, कुछ नहीं बोली। अभी लिटरली जो केंट ने रिजाइन किया, उसके बाद जाके पोस्ट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। तुम डीएनआई की डायरेक्टर हो, तुम नेशनल सिक्योरिटी, CIA से लेकर FBI से लेकर तुम सारा कुछ तुम देखते हो, इंटेलिजेंस के सारा कुछ तुम देखते हो।
प्लीज टेल अस वेदर और वो कह रहे हैं कि अपने हिसाब से फैसला किया। you have changed. आप उनका पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई शी इज स्टिल देयर। नहीं, अंत में यही होगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता के जा रहा हूं आज, आप देख लीजिएगा एंड में सब ट्रंप को ब्लेम करेंगे कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया था। मलिक साहब का लास्ट रिएक्शन चाह रहा हूं जल्दी से। मलिक सर। विवेक जी देखिए, मैं तो चाहता हूं, अभी जो मैम बोल रही थी, देखिए तुलसी गैबार्ड साहब का जो आपने भी जिक्र किया, क्या उनको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट, उनको ये सबसे खतरा अमेरिका को जो है परमाणु हथियार के, क्या उनको नहीं मालूम है? उसको लेकर तुलसी गैबार्ड ने बयान दिया, अभी जो पोस्ट किया उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का परमाणु हथियार भी दुनिया के लिए खतरा है। तो यही कहता हूं, क्या तुलसी गैबार्ड मैडम ये उनको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के पास किसके एसेट्स रखे हैं? और क्या 98 का जो भारत के साथ पैरिटी, भारत के जिसको कहते हैं सो कॉल्ड बैलेंस बनाने के लिए वो हथियार पे वो ब्लास्ट किसने कराए? क्या उनको नहीं मालूम है? उनको अच्छी तरह मालूम है। और दूसरी बात, एक बात बताता हूं विवेक जी, कोई नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझे, सब चाहते हैं कि मुद्दा जिंदा रहे, बिजनेस चलता रहे। कहानी ये है कि पूरा जियोपॉलिटिक्स को देखो, सब कोई इस चीज को नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को देख के उनको राजा दिया जाए। पाकिस्तान जाके वहां पर 25-30 हजार लोगों को मरवा देता है अपने आप को, और कहता है मैं फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अलमबारदार आदमी हूं, सबसे बड़ा खैरम खा हूं। कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ कहानी ये है। मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी 2 है जो आप कह रहे हैं कि वहां के एनर्जी पर कंट्रोल करना, नहीं, एनर्जी को अपने हिसाब से चलाना, ये बड़ी बात है। और दूसरा, चाइना को बैकफुट पर धकेलना, चाइना की नाक में नकेल डालना, ये आप समझिए, ये कई ऐसे मुद्दे हैं। और उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एम्बिशियसनेस आई वेनेजुएला से, पूरा वर्ल्ड चुप रहा। एक देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ भाग ले आते हो और पूरा देश चुप, पूरा दुनिया अपने मुंह पर टेप लगा के बैठ जाती है। ये कहां की डिप्लोमेसी है? इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे क्या चलता है? और पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं, अल्टीमेटली ईरान को ये बर्बाद कर देंगे। इनके पास माइट है। और जो कैप्टन श्याम कुमार कह रहे थे, ये अगर मिलिट्री ऑपरेशन पर जा रहा हूं, यस, मेरा भी कुछ एनालिसिस ऐसा है, वो सफल हो ना हो, उनको ईरान को बर्बाद कर देंगे। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, ये जंग लंबी चलेगी, अंजाम कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, इससे ट्रंप को बहुत फर्क नहीं पड़ता। वक्त होता तो और बातचीत करते, क्योंकि बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।